गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम हमारा ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी का जो सिलेबस है वो पहले कवर कर रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मीन्स पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार की है और पृथ्वी के जो अंदर का कंपोजिशन है वो किस प्रकार का है, और ऐसे कौन से सोर्स होते हैं जिनके माध्यम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सोर्स, मीन्स ऐसे कौन से सोर्स हैं जिसकी सहायता से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। पहले होते हैं डायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स वो सभी सोर्स होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो किस प्रकार की है, जैसे माइनिंग एंड ड्रिलिंग। अब माइनिंग और ड्रिलिंग जो है वो दोनों ही क्या है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या है, जो धरातल है उसकी डिगिंग की जा रही है, मतलब उसकी की खुदाई की जा रही है। बट माइनिंग में और ड्रिलिंग में डिफरेंस होता है। माइनिंग में जो प्रोसेस होती है उसमें जो खुदाई की जाती है उसका पर्पस साइंटिफिक नहीं होता है। उसका मेन पर्पस होता है रिसोर्सेज की, मिनरल्स की खोज करना, मिनरल्स को निकालना। तो मेन पर्पस माइनिंग का होता है मिनरल्स को प्राप्त करना। ठीक है। माइनिंग में जो डिगिंग की जाती है वो ज्यादा गहरी नहीं होती है, वो शैलो होती है, 4 to 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। उसके बाद में क्या है, हमने देख लिया कि माइनिंग का जो पर्पस है वो साइंटिफिक पर्पस नहीं है। इसका जो पर्पस है मेनली मिनरल्स को मिनरल्स की खुदाई करना है, मतलब मिनरल्स को निकालना है। इसमें जो खुदाई होती है वो ज्यादा गहरी नहीं होती है, 4 to 5 किलोमीटर तक, 4 से 5 किलोमीटर तक होती है। ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि टनल का, सुरंग का आप एग्जांपल ले सकते हो। बट जो ड्रिलिंग की प्रोसेस होती है उसमें मशीन का यूज किया जाता है। खुदाई करने के लिए जब हम मशीन का यूज कर रहे हैं या फिर साइंटिस्ट के द्वारा अगर मशीन का यूज करके खुदाई की जा रही है तो उसे ड्रिलिंग की प्रोसेस बोला जाता है। दूसरी बात आती है कि इसमें पर्पस सिर्फ संसाधनों को खोजना ही नहीं होता है, इसमें पर्पस होता है साइंटिफिक। साइंटिफिक किस लिए, इसमें क्या है कि वर्टिकल होल किए जाते हैं, जिसे बोर होल बोला जाता है, वर्टिकल होल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। ठीक है। तो इसमें साइंटिफिक पर्पस ये छुपा हुआ होता है कि इसमें अर्थ की जो लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ये दोनों के दोनों सोर्स जो है वो डायरेक्ट सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। बट ये क्या है कि हमें पृथ्वी के बारे में बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत ही सीमित सी सूचना हमें प्रदान करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि पृथ्वी के धरातल की जो खुदाई है वो बहुत ही कम गहराई तक की जा सकती है। इसमें माइनिंग में सिर्फ 4 to 5 किलोमीटर, क्योंकि ये इंसानों के द्वारा की जाने वाली धरातल की खुदाई होती है। ड्रिलिंग में क्या है कि मशीन का यूज करते हैं, बट कितना 10 to 20 किलोमीटर तक इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। तो ये हमें पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं। ज्यादा गहराई तक खुदाई क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सोलर नेबुला से बनी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है, जिस वजह से किसी भी मशीन का फंक्शन करना पॉसिबल नहीं होता है। ओके। तो क्या है, ये दोनों जो होते हैं वो डायरेक्ट सोर्स की कैटेगरी में आते हैं। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि माइनिंग में और ड्रिलिंग में क्या डिफरेंस होता है। ड्रिलिंग में मशीन का यूज होता है और पर्पस साइंटिफिक होता है, रिसोर्स तो निकाल ही निकाल रहे हैं, साथ में क्या है कि कुछ ना कुछ साइंटिफिक पर्पस भी पीछे काम कर रहा होता है। ठीक है। माइनिंग में क्या है कि साइंटिफिक पर्पस नहीं होता है, सिर्फ रिसोर्सेज को निकालना, मिनरल्स को प्राप्त करना मेन पर्पस होता है, और ये इतना ज्यादा डीप भी नहीं होता है, और ये इंसानों के द्वारा की जाने वाली खुदाई होती है। माइनिंग में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टनल का, सुरंग का। ये थे आपके डायरेक्ट सोर्स। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके इनडायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स में जो पहले होते हैं वो होते हैं मीटियोराइट्स। मीटियोराइट्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स जो होते हैं उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। जैसे कि स्पेस है, मतलब पृथ्वी है वो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है। ऐसे ही क्या है कि ये सब सोलर सिस्टम हो गए हैं, आकाश गंगा है, ये स्पेस में है। स्पेस में जब कुछ पत्थर के टुकड़े हैं वो घूमते रहते हैं, जब वो टुकड़े अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, वायुमंडल में आते हैं, तो क्या है कि पृथ्वी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है,
गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जिसकी वजह से जो पत्थर हैं वो अर्थ की ओर बढ़ते हैं। बट एटमॉस्फेयर में ये जो पत्थर हैं ये जलने लग जाते हैं। मेनली ऐसे बोला जाता है कि ये पत्थर जलते हैं किस फोर्स के कारण? फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। बट ऐसा नहीं है। ये जो पत्थर जलते हैं इनकी स्पीड होती है 72 किलोमीटर पर सेकेंड तक। अप्रोक्स इनकी स्पीड इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं होती है। ठीक है, तो इनकी इतनी ज्यादा स्पीड होती है जिसकी वजह से जैसे जैसे ये हवा में बढ़ते हैं ना, तो हवा के ऊपर क्या है कि कंप्रेशन लगता है। कंप्रेशन लगता है तो इस वजह से यहाँ पर क्या है कि कुछ ना कुछ हीट जनरेट होती है। हीट मीन्स 1000 डिग्री सेल्सियस तक हीट जो है वो जनरेट होती है, जिसकी वजह से ये जो मीटियोराइट्स हैं वो जलने लग जाते हैं। जो मीटियोराइट्स, जो उल्का पिंड स्पेस से अर्थ के ऊपर आ रहे थे बट वो एटमॉस्फेयर में ही बर्न हो गए, उन्हें मीटियोर बोला जाता है, मीटियोराइट्स नहीं बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो जो मीटियोर्स एटमॉस्फेयर में जल गए हैं उन्हें मीटियोर्स बोला जाता है, जबकि कुछ ऐसे उल्का पिंड होते हैं जो कि कंप्लीटली बर्न नहीं होते हैं और पृथ्वी पर गिरते हैं। ऐसे जो मीटियोर होते हैं जो कि पृथ्वी तक पहुंचते हैं उन्हें मीटियोराइट्स बोला जाता है। अब क्या है, ये उल्का पिंड सोलर सिस्टम का हिस्सा है, जैसे कि पृथ्वी सोलर सिस्टम का हिस्सा है। अब इन मीटियोराइट्स की स्टडी करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया जाता है। हम कह सकते हैं कि ये मीटियोराइट्स जो होते हैं वो एक सैंपल की तरह कार्य करते हैं। मतलब हम डेली लाइफ का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहीं पर भी क्या है कि मतलब चावल खरीद रहे हैं, तो उसमें से क्या है कि कुछ मुट्ठी भर चावल ही हम उठाते हैं और देख लेते हैं कि चावल कैसे हैं, उनकी क्वालिटी को हम अच्छे से जान लेते हैं कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। इस प्रकार से ही इन मीटियोराइट्स की स्टडी करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया जाता है। ये जो मीटियोराइट्स हैं वो आयरन और निकल, ये मेन केमिकल हैं, मिनरल्स हैं जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जो इनर कोर है उसमें भी ये निकल और फेरस के जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। तो मीटियोराइट्स एक इनडायरेक्ट सोर्स है जिसके द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया जाता है। ओके, सेकंड आता है इसमें, मीटियोराइट्स हमने कर लिया है। सेकंड आता है सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होती हैं? सिस्मिक वेव्स को बोला जाता है भूकंपीय तरंगे। जब कभी भी अर्थक्वेक की घटना होती है, भूकंप आता है, तो भूकंप जिस जगह पर उत्पन्न होता है उसे फोकस बोला जाता है, हाइपोसेंटर बोला जाता है। उस फोकस से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी पृथ्वी के धरातल तक जिस माध्यम से पहुंचती है उसे सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। तो सिस्मिक वेव्स एक मीडियम है, एक माध्यम है जिसके द्वारा एनर्जी जो है वो मूव कर रही है। ठीक है, सिस्मिक वेव्स एक तरह की नहीं होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की, इन्हें अलग अलग बेसिस पे क्या है कि डिवाइड किया गया है। सबसे पहली भूकंपीय तरंगे होती हैं प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक भूकंपीय तरंगे। इन्हें प्राथमिक भूकंपीय तरंगे क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचती हैं, ये एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगे होती हैं। सिस्मोग्राफ पर इन्हें सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में से ट्रेवल कर सकती हैं। ये क्या है? कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, मींस बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूवमेंट होता है। जैसे कि जो पी वेव्स होती हैं उनका मूवमेंट इस तरीके से आगे पीछे होता है, इसे क्या है? बैक एंड फोर्थ मूवमेंट बोला जाता है। इसी कारण से इन्हें कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। अब ये जो वेव्स हैं, जो प्राइमरी वेव्स हैं, वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों मीडियम में से क्रॉस कर सकती हैं, तीनों मीडियम में से ट्रेवल कर सकती हैं। तो यानी कि ये पूरी की पूरी पृथ्वी में से क्रॉस कर सकती हैं। इसी वजह से पृथ्वी की जो इंटरनल मैपिंग का सोर्स है, सबसे बड़ा सोर्स जो है वो प्राइमरी वेव्स ही है। उसके बाद में एक बात और है प्राइमरी वेव्स के बारे में कि सॉलिड में इनकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है और उसके बाद गैसियस फॉर्म में होती है। मींस जब ये सॉलिड मीडियम में से क्रॉस करेगी तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जब लिक्विड में करेगी तो उससे कम होगी, और जब गैसियस मीडियम में करेगी तो उससे कम स्पीड होगी जितनी की लिक्विड में इसकी थी। ओके, अब आती है बारी सेकेंडरी वेव्स की। सेकेंडरी मीन सेकंड में एस वेव्स इन्हें बोला जाता है। इन्हें क्या है कि सिस्मोग्राफ पर प्राइमरी वेव्स के बाद में रिकॉर्ड किया जाता है।
मीन्स स्लोअर देन द प्राइमरी वेव्स, मीन्स इनकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी वेव्स से कम होती है। इन्हें क्या है कि ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है। ये जैसे कि हमारी प्रकाश तरंगे चलती हैं, जैसे कि इंसोलेशन में, इनकमिंग सोलर रेडिएशन में जैसे कि हमारी लाइट वेव्स चलती हैं जो कि कुछ न कुछ तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ बनाती हुई चलती हैं, वैसे ही आपकी सेकेंडरी वेव्स मूव करती हैं। इसी वजह से इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स बोला जाता है। ये जो वेव्स है वो सिर्फ ट्रेवल कर सकती हैं सॉलिड मीडियम में से ही, सॉलिड मीडियम में से ही एस वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। लिक्विड में, गैस में ये डिसअपियर हो जाती हैं। इन्हीं एस वेव्स से हमें पता चलता है कि पृथ्वी का जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। पृथ्वी के आउटर कोर तक पहुंचने तक तो ये वेव्स चलती हैं, बट आउटर कोर में ये वेव्स नहीं चल पाती हैं, ये डिसअपियर हो जाती हैं। इन्हें क्या है कि किसी न किसी जो सेकेंडरी वेव्स है उन्हें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। कोई रिजिड मीडियम होना चाहिए, तभी ये वेव्स जो हैं वो ट्रेवल कर सकती हैं। मैंने आपको बताया कि ये इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन जैसी होती हैं, बट इनका जो पैटर्न है ना वो इंसोलेशन जैसा होता है, बट जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती हैं वो एक वैक्यूम में से भी क्रॉस कर सकती हैं, ट्रेवल कर सकती हैं, बट एस वेव्स के साथ ऐसा नहीं है। एस वेव्स को सॉलिड मीडियम की, रिजिड मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एस वेव्स की स्पीड जो है वो इसी वजह से प्राइमरी वेव से कम होती है। एस वेव्स के बारे में हमने देख लिया है। एस वेव्स लिक्विड में से क्रॉस नहीं कर सकती हैं, तभी हमें पता चलता है कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, क्योंकि एस वेव्स वहां पहुंची और वहां पर जाकर के डिसअपियर हो गई। इसी वजह से एस वेव्स ने कुछ न कुछ शैडो जोन बनाया। अब सवाल उठता है कि शैडो जोन किसे कहा जाता है। शैडो जोन वो छाया क्षेत्र होता है जहां पर भूकंप की जो तरंगे हैं उन्हें डिटेक्ट नहीं किया गया, कोई भी जो भूकंपीय तरंगे हैं वो महसूस नहीं की गई। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्राइमरी वेव्स है उनकी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है जब वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में से गुजरती हैं। दूसरा है जो एस वेव्स हैं वो डिसअपियर ही हो जाती हैं लिक्विड में, क्योंकि वो सिर्फ सॉलिड में से ही ट्रेवल कर सकती हैं। इसी वजह से कुछ ऐसा क्षेत्र बनता है जहां पर कि कोई भी भूकंपीय तरंगे महसूस नहीं की जाती हैं। इसकी हम डीप स्टडी करेंगे जब हम भूकंप का टॉपिक जो है वो करेंगे। चलिए, अब हमें पता चला कि एस वेव्स, पी वेव्स की सहायता से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। एस वेव्स के द्वारा ही हमें पता चला कि जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। पी वेव्स, एस वेव्स का अध्ययन करके हमें पता चला कि ये जो स्पीड है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। मतलब पृथ्वी होमोजीनियस नहीं है, एक सॉलिड मास के रूप में नहीं है, एक स्टैटिक स्ट्रक्चर नहीं है। पृथ्वी एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड जो है वो पाई जाती है जहां पर कि डेंसिटी में डिफरेंस आता है। ये डेंसिटी में जो डिफरेंस आता है वो हमेशा इस वजह से नहीं आता है कि केमिकल में चेंज हो रहा है, नहीं, प्रेशर में चेंज हो रहा है। इस वजह से भी कहीं किसी लेयर में डेंसिटी बढ़ रही है। जब हम अर्थ की लेयर्स करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से प्रेशर भी एक रीजन बन जाता है डेंसिटी में इंक्रीज करने का या फिर डिक्रीज करने का। चलिए देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी सिस्मिक वेव्स ही हैं, जिसके द्वारा हमें पृथ्वी के आंतरिक भूभाग की जानकारी प्राप्त होती है। ओके, नाउ थर्ड जो है वो वोल्केनो है। वोल्केनो से हमें कैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वोल्केनो से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि पृथ्वी के जो आंतरिक भूभाग है, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा है। इसी वजह से क्या है कि रॉक्स जो है वो अपने सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकती है। रॉक्स मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होकर उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स कार्य कर रहा होता है कि वो बाहर आती हैं। बाहर आकर जो मैग्मा है वो लावा का रूप धारण कर लेता है। इसी से हमारे वोल्केनिक माउंटेन्स जो है वो बनते हैं। लावा जब बाहर आता है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम, क्या है कि सिर्फ मैग्मा ही बाहर नहीं आता है, इसके साथ बहुत सारी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस, जहरीली गैसेस जो है वो बाहर आती है, मीथेन वगैरह है। तो ये गैसेस जब बाहर आती हैं, इन जो मेल्ट हुई रॉक्स बाहर आती है, तब हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, पृथ्वी के अंदर की रासायनिक जो संरचना है वो कैसी है,
दूसरा हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो है वो गैसेस भी पाई जाती है, वोल्केनिक ऐश है, बहुत सारे जैसे कि स्कोरिया, ब्रेशिया, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे पदार्थ हैं जो ज्वालामुखी उद्गार के समय बाहर आते हैं। इन सारे के सारे पदार्थों को मिलाकर पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोला जाता है, ज्वालामुखी पदार्थ बोला जाता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। जब ये पदार्थ बाहर आते हैं तब हमें पता चलता है कि जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। कौन कौन से जो केमिकल पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। बट अगेन जो भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो मेंटल में उठने वाली कन्वेक्शन करंट की वजह से उत्पन्न होते हैं। कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं इसकी स्टडी भी हम करेंगे। कन्वेक्शन करंट्स वो संवहनीय धाराएं होती हैं जो कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उठती हैं। कन्वेक्शन करंट्स के लिए एक कंडीशन ये नहीं होती है कि जो है वो लिक्विड ही होना चाहिए। पृथ्वी का जो मेंटल का भाग है यानी कि जो पृथ्वी की मध्यम की लेयर है जो कि क्रस्ट के और कोर के बीच में पाई जाती है वो सारी की सारी लिक्विड हो, ये ऐसा नहीं है। वो सॉलिड जैसा व्यवहार करती है बट है वो सेमी सॉलिड, वो प्लास्टिक नेचर है, वो मतलब वो दिखती हमें सॉलिड जैसी है बट वो उसका जो नेचर होता है वो प्लास्टिक जैसा होता है। यहीं पर जो कन्वेक्शन करंट्स है वो उत्पन्न होती है। कन्वेक्शन करंट्स के लिए जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो पार्ट है वो लिक्विड हो, याद रखिएगा ये बात। अब कन्वेक्शन करंट्स कहां पर जनरेट होती हैं और क्यों जनरेट होती हैं। जो सबसे इनर लेयर होती है अर्थ की उसे बोलते हैं कोर। कोर में जो टेम्परेचर होता है वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं क्या इतने ज्यादा टेम्परेचर पर रॉक्स का सॉलिड स्टेट में रहना पॉसिबल है? नहीं है। कहीं पर क्या है कि कुछ ऐसा भाग भी आएगा जहां पर रॉक सॉलिड बनती है इतने ज्यादा टेम्परेचर के बावजूद भी, उसे क्या है कि इनर कोर का भाग बोला जाता है। बट वहां पर क्या है कि प्रेशर डोमिनेट करता है। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है कन्वेक्शन करंट्स, तो हम अभी टेम्परेचर को डोमिनेट करके इसकी स्टडी कर रहे हैं। जब टेम्परेचर हाई होता है मतलब जो हीट है वो कोर प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर मेंटल लेयर में क्या है कि रॉक्स जो है वो मेल्ट हो जाती हैं और वो क्या है कि ऊपर उठती हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। क्या है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब कुछ सेमी लिक्विड स्टेट में आएगी, मतलब डेंसिटी घट जाएगी, इस वजह से वो ऊपर उठती है। बट जैसे जैसे वो ऊपर उठती है तो यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा क्योंकि जो ऊपर की लेयर्स हैं उनमें तो टेम्परेचर कम है। इस वजह से क्या है कि जो मेल्ट हुई रॉक्स होती है वो दोबारा ठंडी होती है। ठंडी हुई है तो मतलब वो भारी हो गई है और इस वजह से वो नीचे सिंक करती हैं। यहाँ पर क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट भी हमने देख लिया और डाउनवर्ड मूवमेंट भी देख लिया। तो इस वजह से क्या है कि एक साइकिल बन जाता है, एक करंट का डेवलपमेंट हो जाता है जिसे कि कन्वेक्शन करंट्स बोला जाता है। ओके, इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से क्या है आपके वोल्केनिक इरप्शन होते हैं। कभी कभी क्या है कि जो मेल्ट हुई रॉक्स हैं वो क्रैक्स के माध्यम से या फिर फोल्ड्स के माध्यम से बाहर निकल आती हैं जो कि वोल्केनिक इरप्शन का कारण बनते हैं। ये वोल्केनिक इरप्शन की जो घटना है मेनली प्लेट बाउंड्रीज पर ही होती है, जहां पर प्लेट्स जो है या तो कन्वर्ज कर रही हों, सबडक्शन हो रहा हो ओशियनिक प्लेट का, या फिर डाइवर्जेंस हो रहा हो, या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का निर्माण हो रहा हो। जो मेन वोल्केनिक इरप्शन होंगे वो वहीं पर होंगे। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि वोल्केनिक इरप्शन सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज पर ही होंगे। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहां पर पूरी की पूरी जो ओशियनिक प्लेट है उसके बीच में भी क्या है ऐसे ऐसे वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं। ऐसे जो वोल्केनिक इरप्शन होते हैं वो होते हैं मेंटल प्लूम की वजह से। मेंटल प्लूम वैसी घटना है जैसे कन्वेक्शन करंट्स उठती हैं, उसकी वजह से क्या है कि मेंटल प्लूम उठते हैं और वो क्या है वोल्केनिक इरप्शन का कारण बनते हैं। जैसे कि जो हवाईयन आइलैंड है हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं। मतलब कहीं पर कोई मेंटल प्लूम बना हुआ है और इस पर से प्लेट क्या है कि इस तरीके से यहाँ पर प्लेट जो है वो इस तरीके से मूव कर रही है, तो यहाँ पर क्या है चेन बन जाएगी, माउंटेन्स की आइलैंड की चेन बन जाती है। इस वजह से ये हॉटस्पॉट, मतलब हॉटस्पॉट तो अपनी जगह पे स्टैटिक रहता है। हॉटस्पॉट तो क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में से लावा जो है वो बाहर निकल रहा है, बट जो प्लेट्स हैं वो तो मूव कर रही हैं। क्यों मूव कर रही हैं? क्योंकि इनके ऊपर कन्वेक्शन फोर्स जो है वो काम कर रहा है। वही फोर्स है, वही एनर्जी देता है इन कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक प्लेट्स को मूव करने के लिए। इस तरीके से प्लेट क्या है कि जैसे जैसे इसके ऊपर से जाती है वैसे वैसे क्या है कि आइलैंड का या फिर माउंटेन्स का निर्माण होता जाता है। ये हवाईयन आइलैंड इसका एग्जाम्पल है। चलिए
अब हमने देख लिया कि किस प्रकार से मीटियोराइट्स, किस प्रकार से सिस्मिक वेव्स और किस प्रकार से वोल्केनिक इरप्शन हमें बताते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, या फिर क्या है कि ये एक सॉलिड मास है या फिर लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये डायनेमिक है या स्टैटिक है, इसके अंदर कुछ एनर्जी है या नहीं है। तो ये सभी जानकारी हमें इन सोर्स से ही मिलती है। देखिए, अब इन सोर्स से पृथ्वी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका कुछ न कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। देखिए वो कौन कौन सा क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले आता है केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स पाए जाते हैं। ये जो केमिकल्स है वो अलग अलग लेयर में अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। तो इस केमिकल के ऊपर जो आधारित क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 लेयर्स में हमारी पृथ्वी को विभाजित किया गया है। सबसे ऊपरी जो परत है उसे क्रस्ट बोला जाता है, इसे हिंदी में भूपरपटी बोला जाता है। सेकंड है मेंटल लेयर, जिसे कि प्रवार कहा जाता है, जो कि एक मध्यम की परत है जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में पाई जाती है। उसके बाद में सबसे जो इनर लेयर है उसे कोर बोला जाता है। यहाँ पर क्रस्ट के लिए सियाल, मेंटल के लिए सीमा एंड कोर के लिए नीफे क्यों यूज किया गया है? क्योंकि हम जो ये क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ये सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन है और ये क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल बेस्ड है। मींस इन लेयर्स में कौन से केमिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। देखिए सियाल, सियाल मतलब SI का यहाँ मतलब होता है सिलिका एंड AL स्टैंड्स फॉर एल्यूमिनियम। यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सिलिका एंड एल्यूमिनियम के लिए स्टैंड करता है। उसके बाद में ये जो है काफी लाइट मिनरल्स होते हैं, काफी लाइट केमिकल्स होते हैं। उसके बाद में है SI एंड MA मीन सिलिका, SiO2 ये इसका केमिकल कंपोजिशन होता है। उसके बाद में है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए Mg जो है वो यूज किया जाता है। ये क्या है कि इन जो केमिकल्स होते हैं उनसे कुछ ना कुछ हैवी होते हैं। उसके बाद में आता है कोर, कोर के लिए नीफे का यूज किया गया है। नीफे स्टैंड्स फॉर निकल एंड Fe स्टैंड्स फॉर फेरस मींस आयरन। यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भूभाग में जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, वैसे वैसे डेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। मींस सिलिका और एल्यूमिनियम की डेंसिटी जो है वो निकल और फेरस की डेंसिटी से कम है। ये जो है वो लाइट मिनरल्स हैं और ये जो है वो हैवी मिनरल्स हैं। अब ऐसा क्यों है, हम इसका डिस्कशन पहले भी कर चुके थे। हमने जब देखा था कि पृथ्वी का निर्माण जब हेडियन ईरा में सोलर नेबुला से हुआ था, मींस पृथ्वी जब सोलर नेबुला से अलग हुई थी, मतलब सूर्य का जो तापमान आपको पता है कितना ज्यादा है, तो पृथ्वी जब उससे ही अलग हुआ पार्ट था तो उसका टेम्परेचर भी क्या है कि बहुत ज्यादा था। इस स्थिति में उसका सॉलिड स्टेट में रहना पॉसिबल नहीं था। वो क्या है, मेल्ट थी, मतलब पिघली हुई अवस्था में थी। उसके अंदर ये सभी प्रकार के मिनरल्स जो थे वो विद्यमान थे। अब क्या हुआ कि इन मिनरल्स ने, जो कि हैवी डेंसिटी के मिनरल्स थे, जो कि अधिक घनत्व के मिनरल्स थे, जैसे कि लोहा, निकेल, वो क्या है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अंतरतम जो भाग है उसमें इकट्ठा हो रहे थे, उसके अंदर एक्यूमुलेट हो रहे थे। दूसरी ओर जो लाइट मिनरल्स थे वो भी अपनी जगह ले रहे थे, वो भी क्या है कि पृथ्वी के ऊपरी भूभाग में इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि वो हल्के थे। इस वजह से जब ये ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन हो रहा था, मतलब ये सभी केमिकल्स अपनी अपनी जगह ले रहे थे, इस मूवमेंट की वजह से क्या है कि पृथ्वी के अंदर कुछ न कुछ एनर्जी डेवलप हो रही थी। उसी एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी बोला गया था। अब क्या है कि इन मिनरल्स का जैसे जैसे सेटलमेंट हुआ, ये तो उस समय की बात है हेडियन ईरा की। अब क्या है कि साइंटिस्ट ने इनकी स्टडी की और ये निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, पृथ्वी का सबसे जो अंतरतम का भाग है जिसे कोर या क्रोड बोला गया है, वो क्या है कि वहां पर कौन से केमिकल्स की प्रधानता है, निकल एंड फेरस की। जो मेंटल है, जो प्रवार है, पृथ्वी की जो माध्यमिक परत है जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में है, उसके अंदर कौन से मिनरल्स की प्रधानता है, सिलिका एंड मैग्नीशियम की, जो कि हैवी है। किससे, सिलिका और एल्यूमिनियम से, मतलब उनकी डेंसिटी किस मिनरल से ज्यादा है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से, बट किससे कम है, निकल एंड फेरस से। ओके, आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा कि केमिकल बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया है। अब जो क्रस्ट की लेयर है
उसमें हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों की स्टडी करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है कि ग्रेनाइट की बनी हुई है। ग्रेनाइट जो कि एक हैवी केमिकल, ग्रेनाइट जो है वो एक लाइट मिनरल है, जबकि जो ओशियनिक क्रस्ट है वो बेसाल्ट की बनी हुई है, दैट इज नियर टू द बेसिक लावा, जो कि हैवी मिनरल से बनी हुई है। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये वाली जैसे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये मेनली इसमें कौन सी जो है वो मिनरल्स पाया जाता है, इसमें मिलता है ग्रेनाइट। जस्ट अ मिनट, और ये जो ओशियनिक क्रस्ट है इसके अंदर जो मिनरल्स मिलता है वो है बेसाल्ट। ओके, देखिए बेसाल्ट क्या है कि हैवी मिनरल होता है, जबकि जो ग्रेनाइट है वो आपका लाइट मिनरल होता है। अब बेसाल्ट है वो हैवी क्यों है, क्योंकि ये बेसिक लावा के ज्यादा क्लोज है, और जबकि ग्रेनाइट जो है वो एसिडिक लावा के ज्यादा क्लोज है। एसिडिक लावा जिसमें सिलिका की मात्रा 70% तक होती है, जबकि बेसिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा जो होती है वो काफी कम पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसीलिए क्या है इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जबकि सिलिका जो कि काफी लाइट होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से ये हल्का हो जाता है। यहाँ पर ग्रेनाइट आप याद रखिएगा कि ग्रेनाइट क्या है कि एसिडिक लावा से ज्यादा क्लोज है, जबकि बेसाल्ट जो है वो बेसिक लावा के ज्यादा पास है। बेसिक लावा मीन सिलिका की जो मात्रा होती है इसमें कम होती है, जिसकी वजह से ये हैवी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रस्ट है उसके अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट दोनों को ऐड किया जाता है। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसकी जो मोटाई होती है वो 35 to 70 किलोमीटर तक है, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स है जो कि समुद्र से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसकी मोटाई इतनी ज्यादा होती है, तो इसके जो दो भाग होते हैं, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है इसमें क्या है कि सेडिमेंट्स का जमा होता है, तो ये तो क्या है कि सेडिमेंट्री रॉक होती है। उसके बाद में इसमें आती है अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। अपर क्रस्ट में मेन क्या है कि ग्रेनाइट मिलता है, जबकि क्या है ये जो ओशियनिक क्रस्ट है जैसे कि बेसाल्ट की है, तो लोअर क्रस्ट में बेसाल्ट ही पाया जाता है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो अपर क्रस्ट है एंड लोअर क्रस्ट है इसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, एक विभाजकता पाई जाती है, जिसे कि कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ओके, तो यहां तक हमने क्रस्ट को कर लिया है। मैं दोबारा से इसमें बता रही हूं कि क्रस्ट जो है उसके अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट को दोनों को ऐड किया जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होती है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है, मतलब जो कि लाइट मिनरल होता है, जो कि एसिडिक लावा के पास में होता है। दूसरी ओर जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो बेसाल्ट से बनी हुई होती है, जो कि बेसिक लावा के पास होता है। ओशियनिक क्रस्ट की जो मोटाई है वो काफी कम पाई जाती है, कितनी 7 to 10 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी मोटाई तो ज्यादा मिलती है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है कि माउंटेन्स वगैरह भी मिलते हैं और रिजेस भी हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई ज्यादा मिलती है। ठीक है, इसकी 35 to 70 किलोमीटर तक मिलती है। तो ये जो है हमारे क्रस्ट का पार्ट हो गया है। मेनली इसके अंदर कौन से दो मिनरल्स थे, जब हमने इसका केमिकल क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने इसके लिए सियाल का यूज किया था, मतलब इसमें सिलिका एंड एल्यूमिनियम दो केमिकल्स मेन पाए जाते हैं जो कि लाइट होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है। ओके, नाउ कम टू द फिजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन। फिजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन से आप क्या समझते हो, मतलब फिजिकली कोई लेयर है वो कैसी दिखती है, दिखने में वो कैसी है, मतलब वो सॉलिड है, वो सेमी सॉलिड है, या फिर वो लिक्विड है। इस बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है उसमें अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को 4 स्फीयर में डिवाइड किया जाता है। पहला आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में क्या है, हम क्रस्ट को, क्रस्ट मतलब इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी आ गई है आपकी, और इसमें क्या है ओशियनिक क्रस्ट भी आ गई है। इसके साथ साथ में जो अपर मोस्ट पार्ट, ये वाला भाग जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल है, जो कि रिजिड है, जो कि कठोर है, वो भी आपका एस्थेनोस्फीयर के अंदर ऐड किया जाता है। देखिए हमने क्या है केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्रस्ट को पढ़ा था। क्रस्ट में हमने देखा था कि ये वाला जो भाग है, यानी कि जो 70 किलोमीटर तक का भाग है उसको ऐड किया जाता है। इसके अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ गई है और ओशियनिक क्रस्ट भी आ गई है। बट
जो फिजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन किया गया है लिथोस्फीयर, इसमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट के साथ साथ जो मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है, मींस जो ऊपरी मेंटल का सबसे ऊपर का भाग है जो कि रिजिड है, उसको भी ऐड किया जाता है। तो ये जो भाग होता है वो 100 किलोमीटर तक का होता है। उसके बाद में आती है आपकी लेयर एस्थेनोस्फीयर। अब हम देख रहे हैं फिजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन, ओके। उसके बाद में आती है आपकी एस्थेनोस्फीयर लेयर। एस्थेनोस्फीयर दुर्बलता मंडल इसे बोला जाता है। इसमें क्या है, फिजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये कौन सी स्टेट में है। मींस ये लिक्विड है, ये सेमी लिक्विड है या फिर ये सॉलिड है। तो ये जो लेयर है वो सेमी लिक्विड स्टेट में है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें जो 1% पार्ट होता है वो लिक्विड होता है, जबकि 99% भाग जो होता है वो सॉलिड होता है। मतलब 99% जो भाग है इस लेयर का वो कठोर है, बट 1% जो है वो लिक्विड है, मीन्स पार्शियली मेल्टेड। मतलब कुछ ना कुछ भाग है वो इसका पिघला हुआ है, बट पूरी तरह से ये लिक्विड नहीं है। इसी वजह से इसे एलवीसी बोला जाता है। एलवीसी मीन्स लो वेलोसिटी जोन, मतलब जहां पर की वेग कम हो जाता है। किसका वेग कम हो जाता है? सिस्मिक वेव्स का, भूकंपीय तरंगों का वेग जो है वो कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो पी वेव्स है, एस वेव्स है, उनकी जो स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम और गैस में उससे कम होती है। पी वेव्स की स्पीड यहाँ पर कम हो जाती है। किसमें कम हो जाती है? एस्थेनोस्फीयर में। अब आप कहोगे कि ये जो लिक्विड आ गया, मतलब एस वेव्स तो यहाँ डिसअपियर हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। जब तक कंप्लीटली लिक्विड नहीं होता है, जैसे कि आपका आउटर कोर है, जब तक कंप्लीटली लिक्विड नहीं होता है तब तक आपकी एस वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो डिसअपियर नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए इसीलिए यहाँ पर जो है वो एस वेव्स आती हैं और एस वेव्स की स्पीड भी यहाँ पर कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हमने क्रस्ट का भाग देखा था। क्रस्ट में हमने एक डिसकंटिन्यूटी देख ली थी जो कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है। आपकी अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट सिर्फ कॉन्टिनेंट में ही मिलती है, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट तो बहुत थिन है जो कि 7 to 10 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी देख ली थी। अब क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसे कि मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। ठीक है, ये मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी या फिर इसे मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपकी क्रस्ट और मेंटल के बीच में मिलती है। आगे देखिए एस्थेनोस्फीयर, यानी कि यहां से हमारा जो मेंटल का पार्ट है, मेंटल का पार्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यानी कि हमारी जो बीच की लेयर है, हमारी पृथ्वी की जो बीच की लेयर है जिसे मेंटल या प्रावार बोला जाता है, वो स्टार्ट हो चुकी है। कहां से स्टार्ट हो चुकी है? कितनी गहराई तक? 70 किलोमीटर से। 70 किलोमीटर से हमने देखा था 100 किलोमीटर तक का जो भाग है, जो कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल है, जो कि रिजिड है, जो कि लिथोस्फीयर के अंदर आता है। उसके बाद में हमने देख लिया एस्थेनोस्फीयर, जो कि सेकंड लेयर हो गई है आपकी अपर मेंटल की। ओके, एस्थेनोस्फीयर जो है वो 100 to 350 किलोमीटर तक पाई जाती है, 350 किलोमीटर तक मिलती है। एस्थेनोस्फीयर की हमने विशेषता भी देख ली है। क्या क्या विशेषता है इसकी? कि 1% जो होता है वो तो लिक्विड होता है, 99% सॉलिड होता है, ये एक लो वेलोसिटी जोन होता है, यहाँ पर कन्वेक्शन करंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर भी क्या है कि प्लेट्स मिलती हैं। कौन सी प्लेट्स? कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट। मतलब इस एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ही क्या है कि प्लेट्स मिलती हैं, जिनके ऊपर क्या है कि कॉन्टिनेंट और ओशियन पाए जाते हैं। इसमें क्या है, कन्वेक्शन करंट्स सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, जो कि कॉन्टिनेंट को और ओशियन को अपनी जगह से मूव करने के लिए प्रेरित करती हैं। कन्वेक्शन करंट्स उठेंगी, इस वजह से क्या है कि वो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस जो है वो कन्वर्जेंस भी होगी, उनकी डाइवर्जेंस भी होगी और उनका ट्रांसफॉर्म भी होगा। ठीक है, तो कन्वेक्शन करंट सबसे ज्यादा प्रभावी यहीं पर होती हैं। इसी वजह से मेंटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो एस्थेनोस्फीयर ही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो 350 to 410 किलोमीटर तक का जो मेंटल का भाग होता है उसे सॉलिड मेंटल बोल दिया जाता है। सॉलिड मतलब यहाँ पे हमने देखा था कि 1% जो है वो लिक्विड पार्ट आ गया था, बट यहाँ पर
कैसा भाग हो गया है, वो 100% सॉलिडिटी वाला भाग हो गया है। मीन्स सॉलिडिटी इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। दिखता हमें ये सॉलिड जैसा है, बट पूरे के पूरे मेंटल का जो नेचर होता है वो प्लास्टिक नेचर होता है। प्लास्टिक जैसा ही व्यवहार होता है इसका। इसके अंदर कन्वेक्शन करंट्स होती हैं। उसके बाद में देखिए 410 to 660 किलोमीटर्स, ये जो भाग होता है इसे ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। ट्रांजिशन जोन मतलब एक संक्रमण क्षेत्र होता है, मतलब एक फेज चेंज जोन होता है। अब इसे फेज का चेंज होने वाला जोन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी बढ़ती है, यहाँ पर घनत्व बढ़ता है। ये जो घनत्व बढ़ता है वो किसी केमिकल की वजह से नहीं बढ़ रहा है। इसे ट्रांजिशन जोन या फेज चेंज जोन इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि एक केमिकल मिलता है, ओलिवाइन केमिकल, जिसका यहाँ पर आकर के स्ट्रक्चर चेंज होता है। बट वो स्ट्रक्चरल चेंज टेम्परेचर की वजह से नहीं हो रहा है, वो स्ट्रक्चरल चेंज प्रेशर की वजह से हो रहा है। इसी वजह से इसे प्रेशर की वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है और इसी वजह से इसे ट्रांजिशन जोन या फिर फेज चेंज जोन बोला जाता है। ये आपका जो जोन है वो 410 से 660 किलोमीटर के भाग में पाया जाता है। यहाँ पर आकर के आपका जो अपर मेंटल है वो कंप्लीट होता है। मीन्स हमने क्रस्ट देखा, क्रस्ट में हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट देखा। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमने अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट देखा, जिसके बीच में हमने एक डिस्कंटिन्यूटी, कोनार्ड डिस्कंटिन्यूटी देख ली थी। ठीक है, उसके बाद में हमने 70 किलोमीटर से लेकर के अपने जो है 660 किलोमीटर तक, 70 किलोमीटर से लेकर के 660 किलोमीटर तक के भाग का अध्ययन कर लिया था। ये क्या है, आपका अपर मेंटल कहलाता है, यानी कि जो सबसे ऊपरी प्रवार है वो कहलाता है। मेंटल के दो मेन डिवीजन किए गए हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल का हमने डिवीजन देख लिया है। सबसे पहले जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल है जो कि रिजिड है, जो कि लिथोस्फीयर के अंदर आता है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका, ये हम सब डिवीजन देख रहे हैं मेंटल के अपर मेंटल लेयर का। ओके, एस्थेनोस्फीयर है जो कि एलवीसी जोन होता है। उसके बाद में मेंटल जो है वो सॉलिड होना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आकर के क्या है, मेंटल का फेज चेंज जोन होता है। ओलिवाइन एक मिनरल होता है जो कि इसके अंदर मिलता है, उसका क्या है कि स्ट्रक्चर चेंज होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर। इसी वजह से इसे फेज चेंज जोन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर 660 किलोमीटर तक क्या है कि जो आपका अपर मेंटल है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपका शुरू हो जाता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल यानी कि सॉलिडिटी तो बढ़ी गई थी, यानी कि डेंसिटी जो है वो तो इंक्रीज हो ही गई थी। वो डेंसिटी किस वजह से इंक्रीज हुई थी? प्रेशर की वजह से। तो यहाँ पर क्या है कि ये सॉलिड लोअर मेंटल आ जाता है, मतलब लोअर मेंटल स्टार्ट हो चुका है बट ये क्या है कि सॉलिड है। उसके नीचे ये आता है आपका 660 से 2700 किलोमीटर तक का भाग जो कि सॉलिड बना हुआ है। दोबारा कह रही हूं, मेंटल जो है वो सॉलिड दिखती है, व्यवहार वो सेमी सॉलिड जैसा, प्लास्टिक जैसा ही करती है। नेचर उसकी प्लास्टिक नेचर ही है। आपको ये बात कंप्लीटली याद रखनी है। ओके, 2700 किलोमीटर तक का जो भाग है वो आपका सॉलिड लोअर मेंटल का भाग आ गया है। देखिए आगे जो है वो 2700 से 2900 किलोमीटर तक का एक भाग है जिसे कि डी लेयर बोला जाता है। यहाँ पर जो नीचे का भाग है जिसे कोर बोला जाता है, वहां पे मैंने आपको बता दिया है कि टेम्परेचर जो है वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। मतलब वो जो हीट है वो प्रोवाइड कर रहा है, किसे प्रोवाइड कर रहा है? मेंटल लेयर को प्रोवाइड कर रहा है। आपकी जो अर्थ की जो माध्यमिक परत पाई जाती है जिसे प्रवार बोला जाता है, उसे वो हीट प्रदान कर रहा है। तो कोर जो है वो हीट प्रदान करने का कार्य कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, पार्शियली मेल्टिंग स्टेट में हो जाता है। टेम्परेचर हाई हुआ मतलब डेंसिटी कम हो गई, मतलब जो मेल्टेड रॉक्स हैं उन्होंने ऊपर उठना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो ऊपर उठी टेम्परेचर जो है वो डाउन चला गया, टेम्परेचर जो है वो कम हो गया। इस वजह से वो रॉक्स जो है वो ठंडी हुई, जो कि मेल्ट हुई रॉक्स थी वो ठंडी हुई और उन्होंने सिंक किया। कन्वेक्शन करंट्स का मूवमेंट जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। मेन क्या है, हमारी जो क्रस्ट है वो सरफेस है जिसके ऊपर हम हैं। हमारा जो कोर है, मतलब जो पृथ्वी का कोर है, पृथ्वी का जो अंतरतम भाग है करोड़, वो हीट को जनरेट कर रहा है, वो क्या है कि ऊष्मा प्रदान कर रहा है। बट मेन जो इंजन है वो है मेंटल लेयर।
उसके अंदर ही कन्वेक्शन करंट्स उत्पन्न हो रही हैं, उसके अंदर ही मेंटल प्लूम उत्पन्न हो रहे हैं, उसके अंदर उत्पन्न हो रही जो कन्वेक्शन करंट्स है वही एनर्जी प्रदान करती है किसे, प्लेट टेक्टोनिक्स को, मतलब प्लेट्स के मूवमेंट को। कौन सी प्लेट्स के मूवमेंट को, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशनिक प्लेट्स के मूवमेंट को एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है, इन्हीं कन्वेक्शन करंट्स की वजह से अर्थ के सरफेस पे हमें वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये सभी घटनाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, ये जो हो गया, यहां तक हमने डी लेयर जो है वो कर लिया है, इसे डी लेयर बोला जाता है। अब अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी जो है वो पाई जाती है। उस डिसकंटिन्यूटी को रैपिडी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे मिलती है रैपिडी डिसकंटिन्यूटी। हमने 3 डिसकंटिन्यूटी की स्टडी कर ली है। पहली जो है डिसकंटिन्यूटी मिलती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद में मेंटल की ही जो लेयर्स हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, उसके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी होती है जो कि रैपिडी डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानी जाती है। ओके, देखिए अब हम आगे हैं 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक का जो हमने जर्नी है वो कंप्लीट कर ली है। अब देखिए 2900 किलोमीटर पर आपकी जो मतलब पृथ्वी की जो अंतरतम भाग है, क्रोड है, वो स्टार्ट हो जाता है। इसे भी क्या है कि 2 भागों में बांटा जाता है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब इसका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, मतलब हमने क्लासिफिकेशन तो कर लिया था पहले ही, डिवीजन तो हम पहले ही देख चुके हैं क्रस्ट, मेंटल और कोर में, बट कोर का हम सब डिवीजन कर रहे हैं। मेंटल का हमने सब डिवीजन किया था, तो क्या है कि इसकी अलग अलग विशेषताएं थी, हर लेयर अपने अंदर कुछ न कुछ विशेषताओं को छुपाए हुए थी। इसी वजह से क्या है कि उसे एक यूनिक लेयर के रूप में स्टडी किया गया है। इसी तरह से आपकी कोर के अंदर भी 2 ऐसे भूभाग बन जाते हैं, 2 ऐसे भाग बन जाते हैं जिनकी की अलग अलग विशेषता होती है। ओके, मैंने आपको बता दिया कि जो कोर है उसमें टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर, मतलब रॉक्स का सॉलिड रहना पॉसिबल नहीं है। मतलब रॉक्स जो है वो मोल्टन अवस्था में मिलेगी, पिघली हुई अवस्था में मिलेगी। ठीक है, देखा हमने। आउटर कोर में हम गए, आउटर कोर में है 2900 से 5150 किलोमीटर तक का भाग। रॉक्स जो है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, होना भी चाहिए भाई लिक्विड, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। बट जो इनर कोर है वो पृथ्वी के सबसे सेंटर में होने के बावजूद भी सॉलिड स्टेट में बनी हुई है, क्योंकि वहां टेम्परेचर डोमिनेट नहीं करता है, वहां पर प्रेशर डोमिनेट करता है। इसीलिए आपका जो इनर कोर का भाग है वो सॉलिड बना हुआ है, बिकॉज प्रेशर डोमिनेट्स टेम्परेचर। यहाँ पर टेम्परेचर का जो प्रभाव है वो कम कर देता है, कौन, प्रेशर, दबाव। मींस अर्थ की ये जो सारी लेयर्स पाई जाती हैं, इन सब का प्रेशर सिर्फ इस एक लेयर के ऊपर पड़ रहा है लास्ट में जाकर के। इसी वजह से यहाँ पर प्रेशर इतना अधिक हो जाता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद भी ये जो रॉक्स है वो मेल्ट नहीं हो सकती हैं। इसी वजह से आपका जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। यहाँ तक 6371 किलोमीटर तक की हमारी जो जर्नी है वो कंप्लीट होती है। हमने यहाँ 0 से स्टार्ट किया है और यहाँ पर 6371 किलोमीटर की जितनी भी जो पृथ्वी की गहराई है, पृथ्वी की त्रिज्या है, वो हमने पूरी अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ली है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए, कोर और मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसे कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने डिसकंटिन्यूटीज की हम स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर थी हमारी कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, उसके बाद में थी मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, देन रैपिडी डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद में क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक डिसकंटिन्यूटी आई जिसे कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी बोला गया है। आगे देखिए, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है जिसे कि लेहमैन डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने 5 डिसकंटिन्यूटी की स्टडी कर ली है। फर्स्ट आती है कोनार्ड, मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी, रैपिडी डिसकंटिन्यूटी एंड गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एंड लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी हमने स्टडी कर ली है। हमने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर देख लिया है। क्रस्ट का जो डिवीजन है हमने वो भी स्टडी कर लिया है। मेंटल का जो सब डिवीजन किया है
किस बेस पे किया है हमने वो भी स्टडी कर लिया है। कितने कितने किलोमीटर पर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं हमने उसकी भी स्टडी कर ली है। इनर कोर कितने कितने किलोमीटर पर कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी विशेषताओं को धारण किए हुए हैं और इनका विभाजन किस आधार पर किया गया है, इसकी स्टडी हमने कर ली है। ओके, अब हमने देख लिया लिथोस्फीयर, जिसमें हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर मेंटल को ले लिया। उसके बाद में एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर जो कि 100 to 350 किलोमीटर तक का भाग पाया जाता है उसको एस्थेनोस्फीयर बोल दिया। अब जो लोअर मेंटल का भाग होता है उसे मेसोस्फीयर भी बोला जाता है। किस क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है ये? फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड। तो यानी कि जो मेसोस्फीयर है, मेसोस्फीयर को लोअर क्रस्ट, लोअर जो मेंटल है, जो लोअर मेंटल है उसे मेसोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और जो आपका कोर का भाग है, मतलब जिसमें कि आउटर कोर एंड इनर कोर दोनों ही आ गए हैं, जो कि 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक का भाग है, उसे बैरिस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका फिजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन है। हमने साथ साथ में किए हैं केमिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन भी और फिजिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन भी। आगे देखिए मेजर डिसकंटिन्यूटीज। मेजर जो डिसकंटिन्यूटी मिलती है वो है, सबसे पहली हमने देखा कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी, दिस इज बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, दिस इज बिटवीन द मेंटल एंड क्रस्ट। रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, this is between the this discontinuity is between upper mental and lower mental. Gutenberg discontinuity, Gutenberg discontinuity is between core and mental. And the last one is Lehman discontinuity. Lehman discontinuity is between upper core and inner core. मतलब आउटर कोर और इनर कोर के बीच में ये जो डिसकंटिन्यूटी है वो पाई जाती है। अब हमने अर्थ का पूरा ये स्ट्रक्चर, इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो देख लिया है, कैसे कैसे क्या है कि केमिकल में विभिन्नता पाई जाती है। रीजन हमने इसका देख लिया है कि ये जो विभिन्नता है वो क्यों है, क्योंकि पृथ्वी जब सोलर नेबुला से अलग हो रही थी, जब वो ठंडी हो रही थी, मतलब जब वो अपने ओरिजिन से बन रही थी, तब क्या है कि जो जो केमिकल्स थे वो अलग अलग जगह पर एक्यूमुलेट हो रहे थे, अलग अलग जगह पर संग्रहित हो रहे थे, जिसकी वजह से डेंसिटी में डिफरेंस आ गया, ग्रेविटी में डिफरेंस आ गया। आयरन है जो कि पृथ्वी के अंतरतम भाग में है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स तो ज्यादा होगा ही, वो मैग्नेट को क्या है कि अपनी ओर खींचेगा। इसी वजह से क्या है कि ग्रेविटी में डिफरेंस आ गया। इसी वजह से जियोथर्मल एनर्जी जो है वो मतलब पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हो गई, जो कि आज भी विद्यमान है। और वोल्केनिक इरप्शन इसका उदाहरण है कि एक एनर्जी है पृथ्वी के अंदर जो कार्य कर रही है, इसी वजह से क्या है कि वोल्केनिक इरप्शन आते हैं। हमने देख लिया कि पृथ्वी स्टैटिक नेचर की नहीं है। पृथ्वी एक बहुत ऐसा मतलब कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, जैसा कि हमारे नेचर के अंदर बहुत सारी जगह पर पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी जो है वो पूरी तरीके से डायनेमिक है, ये होमोजीनियस नहीं है, ये एक सॉलिड मास नहीं है, ये एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर अलग अलग लेयर्स पाई जाती हैं और इसके अंदर अलग अलग जो है वो केमिकल्स, मिनरल्स पाए जाते हैं। आई होप मैंने जितना भी आपको करवाया है इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इसमें नहीं समझ में आया है, कोई भी पॉइंट, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छे से नहीं समझ में आया है। और अगर आप और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो मुझे फॉलो कीजिए जियो सविता चैनल पे। थैंक यू।